नॉस्ट समीकरण पढ़े थे ना जी? क्या पढ़े थे, याद है आपको? ई बराबर क्या आया था? ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू, यही था ना? और ये क्यू क्या होता है बताओ? रिएक्शन कोसेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्शन कोसेंट। और इसको कैसे निकालते हैं बताओ? हाँ, किसी टाइम पे या जिस टाइम पे रिएक्शन दिया होगा उस टाइम पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा और बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा। आई बात समझ में? तो एज ए इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन हमेशा बराबर नहीं होता, इस पर डिस्कशन हो भी चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। कह रहा है द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड PS2 इज इक्वल 1 atm, मतलब 1 atm का प्रेशर है, H प्लस का जो कंसंट्रेशन दिया है 0.1 m एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो पहली बात तो आपको ये बता दूं कि जो हम नॉस्ट इक्वेशन डिराइव किए हैं, जो अभी मैंने लिखा भी, वो 298 केल्विन टेम्परेचर पे, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस को आप जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 298 केल्विन ही आएगा। तो अगर कहीं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो 298 पे ही है, केल्विन पे है, तो वही इक्वेशन यूज करना है। और 298 केल्विन लिखा है तो फिर तो वही इस्तेमाल करना है, दोनों सेम ही बात है। तो अब आते हैं, कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको याद है कि जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल का आप इक्वेशन लिखते कैसे थे? चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा है, तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? H में। लेकिन यहाँ पे क्या बनता है? H2। तो ये कब बनेगा? जब 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और H2 में कन्वर्ट कर जाएगा। बैलेंस हो गया। तो ये जो रिडक्शन हाफ सेल होता है ना, उसका ये रिएक्शन, जो रिडक्शन रिडक्शन जो होता है उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। अब कह रहा है इसका बताना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जबकि यहाँ सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.1 m। लेकिन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, आपको याद होना चाहिए कंसंट्रेशन वहां पे क्या रहता है? 1 m रहता है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज हुआ है आयन का सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा तो वो कौन सी इक्वेशन से निकलेगा? नॉस्ट इक्वेशन से। इसीलिए तो हम पढ़ाई कर रहे थे। तो नॉस्ट इक्वेशन अब लगाना है हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे नॉस्ट इक्वेशन? ई बराबर ई नॉट माइनस 0.059, ये करो आप, बाई एन लॉग क्यू, ऐसे लिखोगे आप। तो पहले तो मैंने एक बार इक्वेशन लिख दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ई नॉट का यहाँ वैल्यू क्या रखोगे? पहले बताओ कि ई नॉट होता क्या है। हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है। तो आप मुझे बताओ कि अगर हाइड्रोजन का हम लोग हाफ सेल बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस का जो हाफ सेल बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का जो इलेक्ट्रोड होता है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना माना गया है? 0। तो ई नॉट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत? माइनस ये रहा आपका 0.059। इनका वैल्यू क्या पुट करोगे? 2 होगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? 2 दिखाई दे रहा है। अच्छा, लॉग क्यू, तो लॉग की जगह रख दो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा चलेगा? इसमें प्रोडक्ट कौन दिखाई दे रहा है? ये H2 दिखाई दे रहा है। तो अगर आप हाइड्रोजन गैस ले रहे हो तो इसका कंसंट्रेशन या इसका प्रेशर, तो इसका प्रेशर का टर्म क्या है बताओ? 1। तो यहाँ पे आप 1 पुट कर सकते हो। और इसका देख लो, कोफिशिएंट चेक कर लेना सही से, कितना दिख रहा है? 1 है। यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह पे कौन है? ये H। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या दे रहा है? 0.1। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? 0.1। और इसका पावर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो सही से, कितना दिख रहा है? 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये जो टर्म बनेगा ये क्या बनेगा बताओ? 0 माइनस, अच्छा 0 यहाँ से हटा ही दो, लिखो ऐसे माइनस 0.059 बाई क्या बताओ? 2। चलेगा? और यहाँ पे लॉग ऊपर मैं कर देता हूँ 1 और नीचे क्या कर दूं? आर का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट के लिए मैंने आर लिखा है, तो इसका 0.1 है। और इसका पावर क्या करना पड़ेगा? 2 कर दे। अच्छा, 0.1 का क्या मतलब होता है? 10 का पावर -1। तो 10 का पावर ये -2 है क्या? तो ऊपर जाएगा ये तो क्या बनेगा? 10 का पावर +2 बनेगा क्या? अरे बोलिए, सही है ना?
तो इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, E बराबर -0.059/2, यहाँ पे log 10 का पावर 2 ऐसे हो जाएगा। सोचो, अब log ये पढ़ा है ना आपने कि log a का पावर n हो तो ये n log a हो जाता है, तो क्या कर दे बताइए, ये 2 इधर आ जाएगा। तो E बराबर, देखो मैं ना अभी आराम आराम से कर रहा हूँ, आगे चल के बड़ा फास्ट कर दूंगा, ये ध्यान रखना। तो 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ ही आएगा, माइनस पहले से है यहाँ पे, और ये रहेगा आपका 0.059/2, और log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। समझ में आया? अरे 2 यहाँ से गया तो यहाँ log 10 ही बचा ना, log 10, और बेस यहाँ पे क्या रहता है 10, तो वैल्यू कितना हो गया 1। तो ये देखो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया बताइए। तो E बराबर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में ही रहेगा, -0.059। कितने लोगों को समझ में आया? नॉस्ट इक्वेशन आपको समझ में आया है? अब उसका यूज कैसे करेंगे ये सीखना जरूरी है, वह ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर वायर डिप्ड इनटू 0.1 m AgNO3। मैं डायग्राम इसका बना देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, जिनको क्वेश्चन समझने में तकलीफ हो मीडियम को लेकर के, या जो भी आपको दिक्कत हो, एक बार देख लो ध्यान से। यहाँ पे पता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन है, जिसमें Ag प्लस में होगा और NO3 माइनस में होगा, ठीक है। इसके अंदर एक सिल्वर का जो वायर है ना, उसको डिप कर दिया गया है। ये किसका वायर है? सिल्वर का, सिलिकॉन नहीं, सिल्वर का वायर है, Ag का वायर है, सिल्वर वायर है ये, ऐसे इसको डिप कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें Ag का जो कंसंट्रेशन है ना, Ag प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन दिया है 0.1 m। कितना दिया है? 0.1 m का दिया हुआ है। और टेम्परेचर वही है, T बराबर 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से कौन रिडक्शन पोटेंशियल, सिल्वर के रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सोचो थोड़ा सा। सी, थोड़ा सा और सोचिए आप, सी और डी को ठीक से देखिए। अगर सी भी आया है और डी भी आया है, तो सी और डी में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? पहले ये बताइए। हाँ, तो अब सोचिए कि सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। आप बनाए होंगे तो आपका वैल्यू आएगा ये वाला, आएगा ये वाला, लेकिन वो पूछ क्या रहा है बताओ? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप जो ई नॉट यूज करोगे ना, वो भी रिडक्शन का ही यूज करोगे। आई बात समझ में? ये बात नहीं समझ में आई? वेट करो, समझा देता हूँ। मैं एक एग्जांपल लूंगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा। जितना आपने सोचा है ना, जो भी आपने सोचा है, जहां तक आप गए हो, ठीक है, आपने प्रयास किया। मैं देखता हूँ, पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, और वो क्या है, पहले ये समझो जो मैं कह रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये सबसे आसान एग्जांपल होगा हमारे लिए, कि हम लोग जैसो कि जब जिंक का इलेक्ट्रोड ले रहे थे, Zn सॉलिड और ये Zn2+, जब ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है बताओ? ये इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है ना, त्याग कर रहा है ना, तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा डिफाइन होगा, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में ई नॉट तो बोलोगे आप, लेकिन इसका एक ई नॉट ऑक्सीडेशन होगा, एक ई नॉट रिडक्शन भी तो होगा। नहीं आ रहा समझ में? तो ई नॉट ऑक्सीडेशन इसका कितना आया था, 0.76 आया था, और इसी का अगर आप ई नॉट रिडक्शन की बात करोगे तो वो कितना आएगा, -0.76 आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जब क्वेश्चन आपको ये देगा ना कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ कंसंट्रेशन चेंज करके, आपसे ये मैं पूछूं कि ये ई नॉट ऑक्सीडेशन लिखा, तो यहाँ मैं पूछूं कि Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या है, तो आप समझदार हो, 1 m बोल देना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में आता है, और उस कंडीशन में कंसंट्रेशन कितने का होता है, 1 m का होता है। यहाँ भी कंसंट्रेशन कितने का होगा, 1 m का होगा, लेकिन ये ई नॉट रिडक्शन है, ये ई नॉट ऑक्सीडेशन है। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मान लो मैं ऐसे कह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे जिंक का रॉड ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया गया है, ये जिंक का रॉड है, और यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन है, और इसका कंसंट्रेशन मैं दे रहा हूँ ZnSO4 में जो Zn2+ है, उसका कंसंट्रेशन मैं दे रहा हूँ 0.01 m का, ऐसे दे रहा हूँ। तो मैंने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया,
स्टैंडर्ड स्टेट से मैंने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो 1m का नहीं रह गया कंसंट्रेशन। अब मैंने अगर बदल दिया तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब बताओ इसका रिडक्शन, इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, तो आप जब यहाँ पे लिखोगे ना नॉस इक्वेशन, ध्यान से सुनो, तो ई नॉट यहाँ पे क्या लिखोगे, रिडक्शन लिखोगे। अगर मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया और चेंज करके मैं आपसे पूछूं ना, ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आजा भाई, अरे यार, यहां से अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कंसंट्रेशन चेंज करके आप मुझे इसका बताओ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो यहां पे आप क्या इस्तेमाल करोगे, बोलो, ई नॉट ऑक्सीडेशन यूज करोगे। ये बात समझ में आई, नहीं आया? कितने लोग हैं हाथ उठो, अरे नहीं आया तो बोल भी सकते हो कि नहीं आया, गजब हाल है, ऐसी सब उठा ले रहा है। सच में आया है? तो नॉस्ट इक्वेशन जो लगा रहे हो आप, ई बराबर ई नॉट, तो वहां थोड़ी ना लिखा गया था, जब मैंने नॉस्ट इक्वेशन डिराइव किया है तो वहां सिर्फ क्या लिखा है बताओ तो, वहां तो सिर्फ ये लिखा है, देखो तो, यहाँ तो सिर्फ मैंने ये लिखा है कि ई बराबर ई नॉट, ये यहाँ मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ी लिखा है। लेकिन अगर आप रिडक्शन निकाल रहे होंगे ना कंसंट्रेशन चेंज करके, अगर कंसंट्रेशन चेंज किया होगा और चेंज मतलब कंसंट्रेशन चेंज हुआ होगा सॉल्यूशन का, और उसके बाद आप अगर ई निकाल रहे हो तो उस टाइम जो ई नॉट यूज करोगे तो रिडक्शन पूछा जाएगा, तो यहाँ रिडक्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पूछा जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, आया समझ में? तो अब आते हैं, मुझे लग रहा है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई है, तो यही चीज मैं आपको समझा भी रहा था। तो अगर यहाँ पे समझ में आ गया है तो आपसे क्या पूछा गया बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है कि रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है, बताओ क्या पूछा जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं जब यहाँ पे अगर नॉस्ट इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो मुझे कैसे लिखना चाहिए बता सकते हो, बोलो क्या लिखना चाहिए, ई बराबर ई नॉट रिडक्शन लिखना चाहिए माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू, चलेगा? अब मुझे बताओ यहाँ पे कि ये जो ई नॉट रिडक्शन है इसका कोई डेटा तो दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन अच्छी बात है कि दे रहा है यहाँ पे कि ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस ई नॉट रिडक्शन ऐसे करके दे रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसको एज इट इज रहने दो, जैसा दिख रहा है वैसे ही छोड़ दो आप। तो ई बराबर यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन ही रहेगा। तो पहली चीज तो यहाँ पे आप ये रिडक्शन यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाला तो बोलोगे नहीं, सी वाला ऐसे भी नहीं होगा, ए बी डी इनमें से कुछ आने वाला है। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लो, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे, आपको एन चाहिए तो एन के लिए आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्यू के लिए आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो कैसे रिएक्शन लिखोगे, तो क्या हो रहा है रिडक्शन, तो आप ध्यान दो ये तो एकदम जिंक के जैसा है, एजी पर एक प्लस है और रिडक्शन हो रहा है तो एक एजी पे प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये एजी में कन्वर्ट हो जाएगा और इधर जाएगा तो ये सॉलिड होगा। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या? अब इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना दिया है, 0.1 दिया हुआ है, तो ये रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, क्या बोलिए, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ 0.059 बाई क्या लिखोगे 1, 1 कैसे आ गया समझ में, एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लॉग क्यू, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 1, क्योंकि वो सॉलिड है और सॉलिड क्या होता है कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाता है, हम यहाँ पे ऐसे 1 दिखा रहे हैं, समझ में आ रही बात, आगे बढ़ो, बोलो बोलो कितना आएगा 0.1, इसका पावर कुछ लगाना पड़ेगा क्या, इसका पावर कुछ लगाना पड़ेगा क्या, यहाँ एजी प्लस का कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, नहीं है ना, तो मत लगाओ। तो इसका मतलब क्या हो 10 का पावर -1, ऊपर जाएगा 10 का पावर +1, तो फिर सॉल्व कर लो, क्या आएगा ई नॉट रिडक्शन माइनस 10 का पावर +1 आएगा ना, तो 1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल पूछा जा रहा है क्या, हाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे पता चला, Zn 0 से 2 प्लस में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो रिएक्शन आप क्या लिखोगे बताओ, ऐसे लिखोगे आप, अच्छा इसका कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है 0.1 m पे पूछा जा रहा है,
तो इस कंसंट्रेशन में पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखोगे? अगर ऑक्सीडेशन का पूछा जा रहा है तो ई ऑक्सीडेशन निकालना है, तो इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, सीधे वैल्यू पुट करो। ये 0.76 माइनस बोलो 0.059, आगे से चल के ना हम लोग इसको एक मान के इसमें ऐड कर लेंगे और 0.06 कर लेंगे, तो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो फिलहाल ऐसे रहने दो, और बटा में क्या आएगा यहाँ पे 2। आगे बोलो लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट ये है ना, इसका 0 पॉइंट क्या है 1 है, तो इसको 10 का पावर -1 कर सकते हो, कोई दिक्कत? और बोलो कोई दिक्कत? हाँ, फिर आप लोग ढूंढ रहे हैं सर बटा में कहे नहीं कुछ, तो ये देखो ना रिएक्टेंट क्या है। हाँ तो ज़्यादा नहीं, अभी करो क्या आ जाएगा बताओ। ये 0.76 ये इधर आएगा, तो -1 इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 0.059 बाई क्या हो जाएगा 2, और ये log 10 तो 1 हो जाएगा ना। तो E बराबर, थोड़ी देर के लिए अगर मान लें कि इसको 0.06 में कर ही देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एक मान के इसमें ऐड कर दो, तो बाई 2 हो जाएगा, और बाई 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, प्लस ये कितना हो जाएगा 0.03 हो जाएगा क्या, 0.03 हो जाएगा क्या? तो अगर 0.03 हो गया तो कितना आ जाएगा बताओ, 0.79 हो जाएगा क्या? आया है? इसी के आसपास आना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे आप वो क्या बोलते हैं, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.02 ऐसे करके आएगा, 29 ऐसे, फिर उसके बाद ऐड करोगे आप, तो वो इसको बनाइए, ये वाला सॉल्व करना। कितने लोग आया -0.44 वोल्ट, 2 3 और इधर एक एक, मतलब 7 8 लोगों का आ गया, ठीक है। जिनका नहीं आ रहा भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो
कि क्या हो रहा है, किसका पूछा जा रहा है। ये +3 से +2 में जा रहा है तो क्या पूछा गया, प्लस कम हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया। तो रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन वाला ही रखना पड़ेगा। लेकिन जो दिया था वो क्या दिया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था। +2 से +3 में जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रहा है, तो यहाँ पे आपको रिडक्शन वाला यूज करना था, तो उसका साइन चेंज करोगे और निगेटिव यूज करोगे तो -0.5 -0.065 एन, एन कहाँ से आया 1 देख लो। +3 से +2 में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। और क्यू क्या पुट करोगे, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01 यानी 10 का पावर -2, और इसका कंसंट्रेशन कितना है 3+ का 0.1 यानी 10 का पावर -1। ऊपर भेज दो, 10 का पावर -1 बचेगा, उधर भेज दो, ये प्लस में आ जाएगा। और फिर इसको सॉल्व कर दो सही से, -0.44 वोल्ट आ जाएगा। तो अगले क्लास का जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं ना, उसका मैं बेस बनाना चाहता हूँ। अभी जो आपने क्वेश्चन बनाए, अब ध्यान से सुनना, 2 मिनट सुनना है, क्योंकि अगले क्लास का जो क्वेश्चन मिलेगा थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, इससे भी थोड़ा अच्छा होगा। तो अब जैसे मान लो कि मैंने जो पहला क्वेश्चन दिया, दूसरा क्वेश्चन दिया, तीसरा, इधर जो मैंने 3 क्वेश्चन लिख के आपको कराया। अब सोच के देखो कि अगर आयरन का मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन में हाफ सेल बनाना था, यही अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाना होता तो उसका यही होता है, इतना ही होता है। तो सोच के देखो कि अगर दो मेरे पास हाफ सेल हैं और दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो उसका वैसे भी वैल्यू हमको याद है तो ठीक है, नहीं है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पड़ा हुआ है, वहां से सीधे उठा करके हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल कैसे पता चलता है बताओ, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, सही है। लेकिन अगर सोच के देखो कि जो दोनों हाफ सेल है, उन दोनों हाफ सेल में अगर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन से अगर चेंज कर दिया जाए, तो उन दोनों इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो चेंज कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो दोनों हाफ सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज कर जाएगा, तो अब अगर उन दोनों को सेल, अगर उन दोनों को कनेक्ट करके एक सेल बनाया जाए तो सेल पोटेंशियल भी चेंज करेगा। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक तरीका तो ये है कि हाफ सेल जो लेफ्ट हाफ सेल है और राइट हाफ सेल है, तो लेफ्ट हाफ सेल के लिए एक बार नॉस्ट इक्वेशन लगाओ और नया वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है उसको फाइंड आउट करो। फिर दूसरी बार क्या करो, राइट हाफ सेल के लिए फिर से एक बार नॉस्ट इक्वेशन लगाओ और दिए गए कंसेंट्रेशन पे फिर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाओ, और फिर फाइनली क्या करो, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, तो जो नया वाला सेल होगा उसका सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। ये बात समझ में आई, मैंने क्या बोला समझ में आया? ठीक है, इसी बात को दोबारा तिबारा सुनोगे या रिवाइज करोगे तो पकड़ में आएगा। अब अगर आप कहोगे तो मैं डायग्राम से भी आपको ये बात समझा सकता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम से भी समझा देता हूँ, लेकिन ज़्यादा कुछ बनाऊंगा नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे वही मैं डैनियल सेल का एग्जांपल लेना चाहता हूँ, ये जिंक वाला इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर वाला है, लेकिन इसमें जो Zn2+ का जो कंसंट्रेशन है वो भी 1m है, और यहाँ पे जो Cu2+ का जो कंसंट्रेशन है वो भी 1m है। तो यहाँ पे जब आप ई नॉट सेल निकालते हो, क्या निकालते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन ले रहे हो तो ई नॉट सेल लिख रहे हो, तो आप क्या लिखते हो, ई ऑक्सीडेशन, यानी ई नॉट ऑक्सीडेशन आप लिखते हो। सोचो यहाँ पे क्या लिखते हो, अब इसका भी मतलब समझ में आ रहा होगा कि ई नॉट ऑक्सीडेशन आप क्यों लिख रहे हो, और यहाँ पे क्या लिखते हो, ई नॉट रिडक्शन। ये बात समझ में आई। तो आप ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हो दोनों कैलकुलेट करके, तो कितना आता है 1.1 वोल्ट। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसी हाफ सेल को उठाओ, यहाँ पे सेम चीज है, बस यहाँ पे जो Zn2+ है ना, इसका कंसंट्रेशन मैंने चेंज कर दिया, 0.01 कर दिया, ध्यान से सुनना, 0.01 m कर दिया। फिर ये हाफ सेल मैंने ये वाला लिया और इसके अंदर जो Cu2+ है ना, इसका भी कंसंट्रेशन मैंने चेंज कर दिया और इसका 0.1 m कर दिया। तो क्या लग रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रोड होगा और यहाँ जो इलेक्ट्रोड होगा, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज करेगा या सिर्फ किसी एक का, या करेगा ही नहीं, दोनों का करेगा, दोनों करेगा। तो अब अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट करूं और एक सेल बनाऊं, अब इन दोनों को कनेक्ट करके एक सेल बनाओ, तो सेल पोटेंशियल यही 1.1 आएगा या कुछ अलग आएगा, अलग आएगा। तो इसके लिए पहले मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने पड़ेंगे नया वाला, तो वो कहां से निकलेगा, नॉस्ट इक्वेशन से निकलेगा। इसके लिए फिर नया वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो कहां से आएगा, नॉस्ट इक्वेशन से आएगा। तो इसका एक नया वाला ई ऑक्सीडेशन आएगा, ई नॉट नहीं बोल रहा हूं, ई ऑक्सीडेशन, नया वाला ई ऑक्सीडेशन आएगा, और फिर इसके लिए नया वाला ई रिडक्शन आएगा। तो नया वाला, हाँ क्या बोलिए, हाँ बस 1 मिनट बैठी बैठी, हमको लगा कोई सवाल है। तो अब अगर इस सेल का
जो इन दोनों को कनेक्ट करके आप सेल बनाए हो, तो अगर यहाँ पे निकालोगे तो आप ई नॉट सेल नहीं लिखोगे, सिर्फ ई सेल लिखोगे, और इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ये बात आपको समझ में आई? तो ऐसे निकलेगा नया वाला सेल। जब कंसंट्रेशन चेंज होगा तो एक सेल का सेल पोटेंशियल है या क्या, नया सेल का जो है सो कि ईएमएफ कैसे फाइंड आउट होता है, वो कुछ ऐसे होगा। तो पहले इसके लिए भी नॉस्ट इक्वेशन लगाओ, इसके लिए भी नॉस्ट इक्वेशन लगाओ, और दोनों का फाइंड आउट करो, फिर दोनों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐड कर दो, ई सेल मिल जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका एक शॉर्टकट तरीका हम लोग अपनाएंगे। क्या करेंगे, सोच के देखो, ऐसा अगर 5 क्वेश्चन मिल जाए तो इस बार 5 बार लगाना पड़ेगा। सोच के देखो, एक सेल अगर है तो कितना बार करना पड़ा, 2 बार करना पड़ेगा। 2 सेल है तो 4 बार करना पड़ेगा, 5 सेल है तो 10 बार करना पड़ेगा। और अगर 5 सेल है और 5 बार में ही काम खत्म हो जाए तो फिर 10 बार करने का क्या लाभ है कि नहीं? तो काम क्या करेंगे हम लोग कि इसके लिए जो नॉस्ट इक्वेशन जो है ना लगाएंगे, और इसके लिए जो नॉस्ट इक्वेशन है वो लगाएंगे, और हम लोग पहले ही उस इक्वेशन को ऐड करके फिर एक नया इक्वेशन बना लेंगे। क्या कर लेंगे, उस इक्वेशन को ऐड करके ही हम नया इक्वेशन बना लेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? चलो, टाइम तो हो गया है, कल इस पे रहने देते हैं, कल कंप्लीट करते हैं इसको। मुझे लगता है लास्ट क्लास में वीडियो हम लोग यहीं तक किए थे, बाकी इसके बाद मैंने क्वेश्चन बताने के लिए बोला था, लेकिन इसमें का 1-2 बताया था, तब तक तो फिर लाइट ने अपना रंग दिखा दिया था। हेडिंग लगा सकते हैं आप, एक गैल्वेनिक सेल के लिए नॉस्ट समीकरण, नॉस्ट इक्वेशन क्या है इसके लिए, तो क्या लिखेंगे बताओ, ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन और लॉग क्यू, यही करेंगे हम लोग। और इससे हम लोग किसी सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं या ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, जब जो हाफ सेल जो होते हैं सेल के अंदर दोनों, उसके कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दिया जाए तो उस कंडीशन में एक सेल का सेल पोटेंशियल क्या होता है, उसको जो है सो कि इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख लो क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन, ये एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, और इसका जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ईएमएफ है वो कितना दिया है, 1.10। इसका मतलब ये क्या दिया है, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल का सेल पोटेंशियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई नॉट सेल, और वो कितना दिया है, 1.1 वोल्ट दिया हुआ है, 1.10 भी लिख सकते हो, एट 25 डिग्री सेल्सियस। द ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन व्हेन 0.1 m Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0.1 m, एंड 0.1 m Zn2 प्लस सॉल्यूशन आर यूज्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ही अगर ये जो कॉपर 2 प्लस है और Zn2 प्लस है, इनके कंसंट्रेशन चेंज कर दिया जाए, यानी आप ऐसे लिख सकते हो इसी रिएक्शन को आप कि Zn ये सॉलिड है, और Cu2 प्लस जो कि एक्वस है, और इसका कंसंट्रेशन कितना दे रहा है, Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है देखिए, 0.1 m। तो स्टैंडर्ड कंडीशन तो रहा नहीं अभी, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, ये 1 m का होता है, तो अब ये बदल गया, और फिर इधर क्या हो गया, Zn2 प्लस एक्वस, यानी कंसंट्रेशन इसका क्या दिया है, इसका भी 0.1 दिया है, देख लो यहाँ पे है, तो 0.1 m। तो अब क्या होगा बताओ, आप बताएंगे, यहाँ पे प्लस ये Cu सॉलिड। तो अगर इस रिएक्शन को देख करके अगर हम लोग को फाइंड आउट करना हो तो क्या नॉस्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, ई सेल इज इक्वल कितना, ई नॉट सेल, बोलिए, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। तो इसमें अगर देख के क्या लग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2, तो एन की जगह 2 पुट कर सकते हो आप। लॉग क्यू क्या होता है, तो
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में क्या है, एक ये है, इसका चेंज हुआ है, बाकी कॉपर तो सॉलिड है जिसका अपीयर होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बाई, इधर कौन सा आएगा, Cu2 प्लस आ जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, यहीं पे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन देखो कितना है, 0.1 है, और Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 है। तो दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम है तो फिर तो ये कैंसिल हो गया, और अगर ये कैंसिल हो गया मतलब चेंज किया गया, लेकिन चेंज करने के बाद दोनों का क्या रखा गया, सेम, मतलब सेम तरीके से चेंज किया गया, जो मोलारिटी यहाँ है वही मोलारिटी यहाँ है। तो क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो log 1 होगा, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और ये 0 हो गया, तो अभी भी हम कह सकते हैं कि ई सेल जो है वो कितना रहेगा, ई नॉट सेल के बराबर रहेगा, और ई नॉट सेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप देख सकते हो यही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इससे एक कंक्लूजन भी आप निकाल सकते हो कि अगर यहाँ पे एक हाफ सेल में जो आयन का कंसंट्रेशन है और दूसरे हाफ सेल में जो आयन का कंसंट्रेशन है, अगर वो दोनों सेम तरीके से चेंज किए जाते हैं, जो मोलारिटी यहाँ पे है वही मोलारिटी यहाँ पे है, तो आप कह सकते हो कि गैल्वेनिक सेल और खासकर जो डैनियल सेल जो होते हैं उसके केस में ये वैल्यू 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा। तो जो उसका स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल होगा वही रह जाएगा। तो इसको कैसे यूज करेंगे, और भी इस पे काफी सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। एक मैं आपको एक अलग क्वेश्चन देने वाला हूँ, थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग अभी सॉल्व करोगे उसको, ठीक है। चलिए ये डेटा दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना है कि ई सेल क्या होगा। चलिए ध्यान दिया जाए, इधर शुरू करते हैं। चलो ई सेल निकालना है ना, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, ई नॉट सेल। क्या निकाल लो, नॉस्ट इक्वेशन लगाने से पहले आप क्या निकाल लो, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालोगे तो क्या लिखोगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना है बताओ, ऑक्सीडेशन ये है ना, देखो +2 से +3 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो कितना हुआ 0.5, और रिडक्शन कितना दिया हुआ है 0.34, इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 0.84 आ जाएगा। तो इतना वोल्ट आ गया। तो ई नॉट सेल तो ये आ गया, लेकिन यही ई नॉट सेल जो है चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से। तो अब जो है सो कि थोड़ा सा यहाँ पे सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्यों सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए होता है एन का वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है किस में, Fe3 प्लस में जा रहा है। Fe2 प्लस किधर जा रहा है, अच्छा ऐसे क्यों नहीं कह सकते कि Fe3 प्लस Fe2 प्लस में जा रहा है, डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में है, तो इधर जो भी लिखा है वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो हम बोलेंगे ये कैसे भी लिखा हो, बोलेंगे +2 से +3 में जा रहा है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक। लेकिन इधर राइट साइड में जो रिडक्शन आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्या हो रहा है कि Cu2 प्लस ये किस में जा रहा है, Cu में जो जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता होगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसको 2 मिला, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो भाई इसका 2 आएगा, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा, तो तब जाके इसको 2 मिलेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, 2Fe पे 2 प्लस प्लस कितना बताओ Cu2 प्लस, और यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या लिखा जाएगा 2Fe3 प्लस प्लस Cu, ऐसा। तो यहाँ से क्या पता चला कि इस रिएक्शन में, सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2। अब आप नॉस्ट इक्वेशन लगा सकते हो जो हमने अभी लिखा था। तो ई सेल बराबर क्या लिखोगे, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल कितना दिख रहा है 0.84 लगा दो, तो 0.84 माइनस 0.059 ये करके है, उसको मैं 0.06 लेके चलता हूँ, और भाई इन का वैल्यू क्या कर दूंगा 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देखो क्या है बरो, क्या है Fe3 प्लस है, तो Fe3 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, तो इसको मैं क्या 10 का पावर -2 लिख सकता हूँ, अरे बोलो कोई दिक्कत, इसमें कोफिशिएंट कितना है, तो इसका पावर 2 कर दूं, चलेगा, बटा बोलो रिएक्टेंट कौन कौन है, Fe2 प्लस है, Cu2 प्लस है, तो ये भी है और Cu2 प्लस भी है, दोनों रिएक्टेंट में है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है
0.1, तो इसका पावर कितना होगा 10 का पावर -1, उसका पावर 2 करोगे 10 का पावर -2 यहाँ पे आ जाएगा। अरे बोलो, और कंसंट्रेशन किसका चाहिए Cu2+ का, तो यहाँ कितना दिख रहा है, आया समझ में। अब Cu2+ का कंसंट्रेशन बोलो कितना है, 10 का पावर -1 है, तो ऊपर कितना हुआ -4, और नीचे कितना मिला, हाँ -3। सॉल्व करो कितना आता है, ऊपर -1 बचेगा, तो ऊपर -1 बचेगा तो क्या हो जाएगा ये 0.84, और -1 जब इधर आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1। दे बोलो हाँ या ना। और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 0.03 आएगा, ऐड कर दो 4 3 7 8 0.87 वोल्ट। आया समझ, आगे बढ़े, हेलो हेलो, आगे बढ़े, चलो ध्यान से सुनना अभी। अब जो है हम लोग ये देखने वाले हैं सांद्रता सेल क्या होता है। ये एक स्पेशल टाइप का सेल है जो कि हम आप जो है सो कि जब मर्जी करें तब बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको एज ए नाम इसका है कंसंट्रेशन सेल, क्या नाम है, कंसंट्रेशन सेल कहते हैं इसको, सांद्रता सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड बना रहे हो उसी का सॉल्यूशन ले रहे हो, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया आपने उसी का सॉल्यूशन है। जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड लिया और जिंक का ही सॉल्यूशन है, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया और ZnSO4 सॉल्यूशन है, ऐसा है। और सबसे अजीब बात इसमें यह है कि पहला जो हाफ सेल अगर ZnZnSO4 का है तो दूसरा हाफ सेल भी ZnZnSO4 का है, ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफ जिंक है दूसरी तरफ कॉपर है, या एक तरफ जिंक है दूसरी तरफ आयरन है, एक तरफ जिंक है एक तरफ स्टैनम है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग हैं, दोनों सॉल्यूशन अलग अलग है। ये एक ऐसा सेल है जिसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन और जो उसमें मेटल यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रोड के तौर पे वो सेम जैसे कि मेटल के रहते हैं, एक ही रहते हैं। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो क्या लिखा गया है, मैं बनाता भी हूँ डायग्राम। सांद्रता सेल एक विशेष प्रकार का सेल है, एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसमें धातु यानी जो मेटल और उसके लवण यानी उसके जो सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं समान प्रकृति के होते हैं, तथा और कैथोड तथा एनोड के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कैथोड किधर होता है बताओ, जिधर ऑक्सीडेशन होता है, अरे बोलो हाँ या ना। कैथोड यहाँ किसको बोलते हो आप, जहाँ रिडक्शन होता है। एनोड किसको बोलते हो, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। हाँ ध्यान रखिए थोड़ा सा, लेकिन दोनों विलयनों की सांद्रता अलग अलग होते हैं, यही एक फर्क है जो कि ये इसको स्पेशल बनाता है। बस दोनों की कंसंट्रेशन क्या होंगे, अलग अलग। मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम बना करके, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ मैंने क्या किया, एक जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, इसमें सॉल्यूशन किसका लिया, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, और ये इलेक्ट्रोड किसका है, जिंक का। फिर एक दूसरा हाफ से ले रहा हूँ, इसमें भी जो इलेक्ट्रोड है ये भी जिंक का है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये भी ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। आई बात समझ में। और इसको जो है सो कि हम लोग जो है सो कि कनेक्ट करके जो है सो कि एक सेल बना दे रहे हैं। हाँ फर्क किस में है कि यहाँ जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है और यहाँ जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। जैसे लाइक मान लो कि यहाँ पे है 0.1 m का और यहाँ पे जो है 0.01 m का, ऐसे। तो इसमें जो Zn2+ है इसका कंसंट्रेशन अलग है, यहाँ कंसंट्रेशन अलग है। तो दोनों का जब कंसंट्रेशन अलग है तो इस टाइप का जो एक कंप्लीट सेल बनाते हो आप, इसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। इसी को हम लोग सांद्रता सेल कहते हैं। आई बात समझ में, कितने लोगों समझ में हाथ उठाओ। ये डेफिनेशन, ये डायग्राम बहुत बेसिक चीज है। अब इसी पे आप जैसे चाहो तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं आपको दे सकता हूँ कि Zn ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा, तो जिंक का। रिडक्शन किसका हो रहा होगा, तो जिंक का। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मतलब Zn2+ का हो रहा होगा, तो इसी को जो है सो कि आप यहाँ पे एज ए क्वेश्चन के तौर पे ले सकते हो कि मान लो कि मैंने आपको दे दिया ZnS, ये ध्यान से देखना क्या दिया, ZnS, और ये Zn2+ में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इसका कंसंट्रेशन मैं दे रहा हूँ 0.1 m, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो है Zn2+, और इसका देखो कंसंट्रेशन अलग मैंने कर दिया, ध्यान से देखो क्या अलग किया, यहाँ देखो कंसंट्रेशन और यहाँ कंसंट्रेशन, और ये भी किस में जा रहा है, ये देखो Zn सॉलिड। तो ये एक कंसंट्रेशन सेल का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हो एनोड और कैथोड जो दोनों हिस्से, दोनों हाफ सेल आपको दिखेंगे, दोनों में क्या होगा कि जो मेटल और मेटल आयन दिखेगा वो दोनों सेम टाइप के दिखेंगे। सिर्फ फर्क किसका होगा, तो कंसंट्रेशन का फर्क होगा। सॉल्यूशन में जो आयंस है उसके सांद्रण का फर्क होगा और किसी चीज का फर्क नहीं होगा। तो कैसे करोगे आप बताओ, तो वैसे ही बनाना जैसे हम बनाते हैं। क्या लगाना है,
नॉस्ट इक्वेशन लगाना है आपको, क्या लगाना है, नॉस्ट इक्वेशन लगाना है। लेकिन हाँ, अब सवाल ये दिमाग में आएगा कि सर अगर नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस लिखते हैं, तो ई नॉट सेल कहाँ से आएगा इसका, क्योंकि एक तो जिंक है, कॉपर है, तो उसका स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ वैल्यू होता है, सोच के देखो। तो अगर मैं पूछूं कि फिर इसका ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल अगर मैं पूछूं कि इसका क्या होगा जैसो कि, और इसका क्या होगा, तो इमेजिन करो कि इसका हाफ सेल बना लो, ये हाफ सेल की तरह इमेजिन करो, और दोनों का, तो दोनों जब एक ही है तो जो वैल्यू इसके लिए होगा वही वैल्यू इसके लिए होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे ये भी जिंक का है, ये भी जिंक का है, इसमें भी सॉल्यूशन ZnSO4, इसमें भी ZnSO4, तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे, यहाँ ऑक्सीडेशन निकालोगे, तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा ना भाई। ये नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि इसका ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, इसका ई नॉट सेल 0 हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, ई नॉट सेल 0 हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ई नॉट सेल जब आप लिखते हो ना, ई नॉट सेल आप लिखते हो तो क्या लिखते हो, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। तो ऐसे आपको तो पता भी है कि जिंक का जो ई नॉट ऑक्सीडेशन हो कितना होता है, बोलो बोलो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कितना आता है, 0.76 आता है। अब मैं पूछूं कि उसी का रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, तो बताओ अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, -0.76 प्लस 0, ये कितना आ जाने वाला है, 0। ये बात समझ में आई आपको, ये क्या हो जाएगा, 0। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको देखो और इसको सॉल्व करके अब बताओ कि जैसो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ई सेल चाहिए, क्या चाहिए, तो कंसंट्रेशन सेल में ये भी एक बात दिमाग में रखना है कि ई नॉट सेल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, यानी स्टैंडर्ड, चूंकि दोनों आप एक ही इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों जो हाफ सेल है वो एक ही टाइप का है, तो उसके स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होंगे सेम वैल्यू अपोजिट साइड के साथ होंगे, तो उनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 0। तो अगर वो 0 मिल गया तो ये कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। तो सीधे आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ से माइनस, या एक बार कर ही लो कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर आप पूछोगे, तो ई नॉट सेल -0.06, कैलकुलेशन इजी करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कितना इन्वॉल्व है वो देख लेना आप सही से, ठीक है। क्या होगा, log q, तो ये कितना हो गया, इसको यहाँ से उड़ा दो, 0 हो गया तो कितना आ जाएगा, 0, ये नेगेटिव साइन के साथ लिख दो, 0.03 लॉग, यहाँ प्रोडक्ट क्या दिख रहा है बताओ, ये प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट है बताओ, ये प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट है, मेरे को तो लग रहा है कि ये प्रोडक्ट है। ओहो, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, लिखो लिखो लिखो, Zn जा रहा है Zn2 प्लस में, Zn जा रहा है, और मैं गलती कर रहा था कि ये रिएक्शन नहीं लिख रहा था, ये रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी समझाता हूँ कि ये Zn जा रहा है Zn2 प्लस में, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये एक्वस, ऐसे लिखता हूँ ये सॉलिड, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करता होगा। अब इधर जहाँ रिडक्शन हो रहा है इसको देखो, Zn2 प्लस क्या करता होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करता होगा तो किस में कन्वर्ट करता होगा, Zn में कन्वर्ट करता होगा, और ये जो है सो कि सॉलिड में जाता होगा। तो अब बताओ क्या कैंसिल होना चाहिए, ये Zn2 प्लस कैंसिल कर दें, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, जिंक से जिंक कैंसिल कर दें, सबको उड़ा दिया जाए। तो याद करो किसी जमाने में हम पढ़ा करते थे कि कैथोड वाला जो पार्ट होता है उसको एनोड वाले पार्ट से कैंसिल नहीं करते हैं, जो चीजें कैथोड में इन्वॉल्व होती हैं और जो चीज एनोड में इन्वॉल्व होती है उनको कैंसिल आउट नहीं करते हैं। और सोचो कि यहाँ पे ये डायग्राम में आपके थोड़ा दिमाग लगाओ कि कहाँ गया डायग्राम, हे प्रभु, यहाँ पे जो ये जिंक, यहाँ पर जो ये जिंक टूट रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर रहा होगा और Zn2 प्लस के टर्म में जा रहा होगा वो इस सॉल्यूशन में, और यहाँ से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आया होगा उसको गेन करके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा होगा। तो यहाँ का जो Zn2 प्लस है और यहाँ का जो Zn2 प्लस है वो कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो, एक एनोड हाफ सेल में है, एक कैथोड हाफ सेल में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो तो कहीं कोई गेन कर ले रहा है, वो तो अब अपीयर नहीं हो रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा, फाइनली इन्वॉल्व है लेकिन अपीयर नहीं होगा, वो तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ से जिंक यहाँ पे कितना जाकर डिपॉजिट हुआ वो तो पता चलेगा, यहाँ से कितना इलेक्ट्रोड टूट करके इसमें डिजोल्व हुआ वो तो पता चलेगा, नहीं आ रहा समझ में। तो यहाँ पे जो है सो कि अब आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या
ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप लिख सकते हो कि ये जो है, यहाँ पे लिख सकते हो ए, यहाँ पे क्या लिख सकते हो ए। इसका क्या मतलब है कि ये Zn2+ कौन सा है, एनोड वाला। आई बात समझ में। ये Zn2+ कौन है, कैथोड वाला। ये Zn कौन सा है, कैथोड वाला। तो अब आप कहोगे कि सर ये वाला मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मैं कहूंगा देखो ये ए वाला है, ये सी वाला है, ये एनोड वाला है, ये कैथोड वाला है, कैसे कैंसिल आउट होगा, नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट नहीं करना है, तो यहाँ भी आप सेल रिएक्शन लिखोगे, और यहाँ पे जब आप सेल रिएक्शन लिखोगे ना, यहाँ पे जब आप सेल रिएक्शन लिखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि Zn सॉलिड, और ये कहाँ पे है, एनोड पे है, प्लस क्या, Zn2+ कौन सा, कैथोड वाला। और बोलो ये Zn2+ एनोड, और ये बताओ Zn सॉलिड कैथोड। समझ में आया आपको, नहीं आया, आई तो हो गया फिर खेल खत्म। Zn से Zn को उड़ा दिया, Zn2+ को उड़ा दिया, सर कुछ नहीं मिलने वाला है, क्वेश्चन ही गलत है। यही बात समझ में। हाँ, तो आपसे फिर बहादुर कोई नहीं है, ठीक है, और मार्केट में वैसे भी आप लोग आगे रहते हैं। तो अब आप बताओगे, अब आप बताओगे कि प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है, ये बताओ। तो ये एनोड वाला है या कैथोड वाला है, एनोड वाला है, तो वो प्रोडक्ट हुआ। तो यहाँ पे मुझे रखना था, तो मैं क्या रखूँ, ये वाला 0.1 की 0.01, 0.1, तो 0.1 का मतलब 10⁻⁻1। और भाई रिएक्टेंट वाला तो ये कैथोड वाला, तो क्या करेंगे बताओ, 10⁻², ये ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो बताओ क्या होगा, बोलो बोलो, कितना आएगा बोलो। हाँ, तो 10⁻+1 हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होगा कि जो ई सेल आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और ई सेल निगेटिव आ जाएगा, तो फिर सवाल आ जाएगा कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा शुरू में जो कंसंट्रेशन हमने लिया है ना, बस एक थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। यहाँ पे 0 पॉइंट क्या कर देते हैं, 0.1, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंसंट्रेशन चेंज तो करना ही है, लेकिन यहाँ पे 0.1 m का रखते हैं, और यहाँ पे 0.01 का। तो इससे फायदा क्या होगा बताओ, इससे प्रॉफिट क्या मिलेगा कि हम लोग ऊपर क्या रख सकते हैं, 10⁻², और नीचे क्या रख सकते हैं, 10⁻1। आया समझ में। तो अगर इसको आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 10⁻1, -1 आएगा तो प्लस में, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.03 वोल्ट। आया समझ में। तो देख रहे हो, मतलब पॉसिबल है, ऐसे भी सेल बनाना पॉसिबल है। सेम मेटल के इलेक्ट्रोड यूज करो, उन्हीं के सॉल्यूशन इस्तेमाल करो, बस उनके कंसंट्रेशन आप अलग रख दो, जैसे कि एक सेल बन के तैयार हो जाएगा। और ऐसे सेल को बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। देखो आज के क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये क्या चीज़ होता है। आपको याद है इसके पहले हम लोग 3 टाइप का जो है सो कि हम लोग हाफ सेल पढ़ चुके हैं। पहला हाफ सेल कौन सा था, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। दूसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। तीसरा गैसियस हाफ सेल। चौथा हाफ सेल आप पढ़ने जा रहे हो, कंसंट्रेशन सेल हाफ सेल नहीं था। कंसंट्रेशन सेल तो एक कंप्लीट सेल है। आई बात समझ में। हम लोग हाफ सेल का एक चौथा टाइप देखने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल बोल सकते हो, और उसी को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिखा गया है। तो ये क्या होता है, तो पहले तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसको लेकर के आप परेशान मत होना। स्पेरिंगली का मतलब होता है जो अंशतः विलेय हो, मतलब किसी चीज़ में बहुत कम डिजॉल्व हो, बहुत कम घुले, अल्प घुलनशील जिसको आप कह सकते हो, लेस सॉल्युबल भी कह सकते हो। जैसे मेरे पास अगर मान लो कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, क्या है बोलो, एक सॉल्यूशन है जो क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन है। किसका है बताओ, क्लोराइड आयन का कोई सॉल्यूशन है, और इसके अंदर मैं एक AgCl, मेरे पास एक सॉल्ट है, क्या है बोलो, Ag+ सिल्वर क्लोराइड का एक सॉल्ट है, और इसको मैं इसमें डिजॉल्व करूं, इसको इसमें मैं घुलाऊं, और ये सॉल्यूशन ऑलरेडी क्लोराइड आयन का है,
तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, इसकी जो विलेयता होती है, इसकी जो घुलनशीलता होती है, ये बहुत ही कम होती है। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये जो AgCl है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अब जैसे कि हम लोग एक हाफ सेल बनाते हैं जिसमें इसी से रिलेटेड बातचीत होगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सिल्वर का रॉड ले लेते हैं और इस सिल्वर रॉड के ऊपर करते क्या है, AgCl, जो अभी मैंने समझाया स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होता है AgCl, उसका इस पे एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, उसी का इस पर एक कोटिंग कर दी जाती है। लेयर समझते हो आप? हाँ, इस पे जो है सो कि ये काफ़ी अच्छे से आप इसको कलर भी कर सकते हो। वैसे कोई तरीका है हम लोग तो कर भी सकते हैं बहुत जल्दी से, यहाँ से इधर से ऐसे किया जा सकता है। ये जो सिल्वर रॉड है ना, इसके चारों तरफ AgCl का कोटिंग कर दिया जाता है, लेयर चढ़ा दिया जाता है। तो ये जो है आपका, ये सिल्वर रॉड है, मतलब कोई मेटल रॉड है। अभी एक हम एग्जांपल ले रहे हैं मेटल मेटल आयन स्पेरिंगली सॉल्युबल हाफ सेल का, तो मैंने एग्जांपल किसको लिया है, सिल्वर को लिया है। यहाँ पे कोई और भी मेटल हो सकता है, उसके सॉल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये सिल्वर का रॉड लिया गया और इसके ऊपर AgCl सॉल्ट का, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो है सो कि क्या किया गया, इसके ऊपर लेयर चढ़ा दिया गया, कोटिंग कर दी जाती है। और अगर यहाँ पे AgCl है ना, तो इसमें क्या किया जाता है, क्लोराइड आयन का एक सॉल्यूशन लिया जाता है। अगर यहाँ पे AgCl है तो आप क्लोराइड आयन का सॉल्यूशन लोगे। अगर यहाँ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में अगर AgBr लिया होता तो सॉल्यूशन ब्रोमाइड आयन का होता। अगर ये मैंने कोटिंग AgI का किया होता तो फिर ये आयोडाइड सॉल्यूशन का, एक बार समझ में, आयोडाइड आयन का सॉल्यूशन लेता मैं। तो यहाँ पे ये जो है ये क्या बोलेंगे हम लोग, ये सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन ऑफ Cl आयन। किसका आयन? हाँ, क्लोराइड आयन का ही ये कोई सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ से एक आप इस, ये जो सिल्वर का रॉड है, यहाँ से आप एक वायर निकाल सकते हो और ये आपका एक हाफ सेल बन के तैयार हो गया। इसको बोलते हैं मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल। और हाफ सेल को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो यूज़ कर ही सकते हैं टर्म हम लोग। ये समझ में है? अब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो क्या रिएक्शन होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड की तरह काम करेगा तो क्या रिएक्शन होगा, क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो अभी आगे की बात है। लेकिन बनाते कुछ ऐसा ही है और इसको बोलते हैं मेटल मेटल आयन स्पेरिंगली मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब आप से मैं पूछ सकता हूँ कि जो हम लोगों ने पहला पढ़ा था मेटल मेटल आयन हाफ सेल पढ़ा था, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? तो उसमें ऐसा था ना कि वहाँ पे एक ही चीज़ दिमाग में रखना था कि यहाँ पे जो मेटल हम लोग ले रहे हैं जो इलेक्ट्रोड के तौर पे काम कर रहा है, उसी के यहाँ पे बस सोल्यूशन होना चाहिए था। सही बात समझ में? लेकिन इसमें क्या करना है कि जो आप मेटल ले रहे हो और उसके ऊपर जो कोटिंग कर रहे हो, ये जो कोटिंग किया जा रहा है एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गया। वहाँ पे हम लोग किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग वगैरह नहीं करते थे, वो सिर्फ मेटल रॉड रहता था। वो चाहे या तो उस पर ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। सही बात समझ में? वहाँ पे कोई लेयर वाले या कोटिंग वाला प्रोसेस नहीं था। तो यहाँ पे एक लेयर या कोटिंग का प्रोसेस आ गया। दूसरा चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो है सो कि वैसा ही आप ले सकते हो। एक तो ये हो गया कि जो कोटिंग कर रहे हो उसका कंडीशन भी है कि जो आप कर रहे हो जब सॉल्यूशन में डिजोल्व हो तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। तो ये इसके वजह से ही इसका एक स्पेशल नाम है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये स्प्रिंगली सॉल्युबल हाफ सेल हम लोग कहते हैं इसको। तो ऐसे बनाते हैं। अब मान लेते हैं कि यदि ऑक्सीडेशन हो रहा हो इस हाफ सेल के अंदर, क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो, यानी ये जो हाफ सेल है अगर, या ये जो इलेक्ट्रोड है अगर ये एनोड की तरह काम करे तो क्या रिएक्शन होगा और कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यदि यह अर्ध सेल, अब यदि यह अर्ध सेल
एनोड की तरह कार्य करे, एनोड की तरह कार्य करे तो अर्ध सेल अभिक्रिया, या यहाँ पे एनोड अभिक्रिया भी कह सकते हो, क्योंकि एनोड किसको बोलते हो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन का ही रिएक्शन आप लिखोगे। तो अब यदि यह अर्ध सेल एनोड की तरह कार्य करे तो अर्ध सेल अभिक्रिया ध्यान से अभी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे टफ है चारों में। अगर सबसे कोई आसान है तो फिर पहला ही था, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गई, और दूसरा उससे थोड़ा टफ था, तीसरा उससे भी टफ था, चौथा इससे भी टफ है। तो आप अच्छे से समझना पहले। तो अगर ये मान लो कि राइट नाउ अभी यहाँ पे ये अर्ध सेल जो है, ये हम लोगों का अगर एनोड की तरह काम करेगा, तो एनोड की तरह काम करने का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करेगा, तो जो मेटल मेटल आयन हाफ सेल में, आपको याद होगा कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो डैनियल सेल के अंदर जिंक क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे ही छोड़ करके वो सोल्यूशन के अंदर चला जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिल्वर का जो रॉड है ना, ये जो सिल्वर मेटल है ना, ये क्या करता है, इस रॉड पे ही इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करता है उसी के जैसा। और जो सिल्वर का एटम होता है, जो सिल्वर का एटम होता है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं, इनसे होते हुए ये सॉल्यूशन में आके डिजोल्व हो जाता है। अब आप कहोगे सर सॉल्ट के अंदर से कैसे पास आउट कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं, आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हो, ठोस अवस्था पढ़े हैं, और अच्छा खासा आपने पढ़ा होगा कि ये सब, इन सब के अंदर क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, स्पेस होते हैं, है या ना। तो बाहर से देखने वाले को भले पता नहीं चलता हो कि ये दीवार है, और इसके आर पार करने के लिए इसमें तो वो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, कोई भी चीज़ आर पार नहीं हो सकती, कोई भी एक एटम मॉलिक्यूल्स ऐसे, तो वो बात नहीं है, हम और आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये बात आपको पता है कि जहाँ पे आप पैकिंग एफिशिएंसी कहीं 52% पड़े हो, 68% पड़े हो, तो एक यूनिट सेल का आधा हिस्सा भरा हुआ है, आधा हिस्सा खाली है, तो ऑलमोस्ट आप समझ रहे हो कि क्या स्पेस रहता है, नहीं रहता है। या जो वर्ड्स वगैरह आपने पढ़े हैं उससे भी आपको समझ में आता है कि हर किसी का साइज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये दिमाग में रखना कि ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता। तो ये जो सिल्वर आयन जो होते हैं, जो Ag+ में जाता है, तो रिएक्शन क्या होता है, Ag जो होता है वो वैसे ही जाता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो Ag+ में कन्वर्ट होता है। तो पहले ये कहाँ था, सॉलिड स्टेट में था, सबके फेज में लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये सॉलिड फेज में था, अब ये कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में चला गया। तो एक्वस कर देता हूँ, Ag+ इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से होते हुए कहाँ चला जाता है, सॉल्यूशन में चला जाता है, और कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। लेकिन अगर इतना ही रिएक्शन इसके अंदर होता तो फिर ये कहानी बहुत आसान हो जाती, और फिर मेटल मेटल आयन हाफ सेल की तरह ही कहानी बन जाता, कुछ खास टेंशन वाला बात नहीं था यहाँ पे। आई बात समझ में। तो अब क्या होता है, ये रिएक्शन यहीं पे नहीं थमता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन आप लेते हो ना, ये जो सॉल्यूशन मैंने लिया है वो क्लोराइड आयन का लिया है। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो अच्छा खासा होता है, बहुत ही अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पे एक तो जो आपने कोटिंग कर रखा है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम होती है, तो ये इस सॉल्यूशन के अंदर आके डिजोल्व नहीं होते, या शुरू में ऐसा होगा कि अगर डिजोल्व होगा भी तो बहुत कम होगा। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर Ag+ भी आपको मिलेगा, लेकिन Ag+ आयन की जो कंसंट्रेशन होगी उसकी बहुत कम होगी, बहुत कम होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन में लिया है क्लोराइड आयन का, तो क्लोराइड आयन तो ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन जो Ag+ आयन मिलेगा वो इसके सॉल्युबिलिटी कारण मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ही सॉल्युबल होगा ना, थोड़ा सा ही घुलेगा ना, तो एक तरह से कह लो कि विलियन संतृप्त हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतृप्त, सैचुरेट, समझते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, मतलब जिसके बाद अब उसके अंदर आप डिजोल्व नहीं करा सकते हो, नहीं घुला सकते हो। तो अब जो इसके अंदर Ag+ आएगा ना, अब जो इसके अंदर Ag+ आएगा वो क्या होगा कि Ag+ जब इसके अंदर से निकल के यहाँ पे आता है, तो इस सॉल्यूशन में Ag+ आया, और इस सॉल्यूशन में आयन, कौन से आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, Cl- का, किसका ज़्यादा था, Cl- का। तो वो जैसे ही इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट से पास आउट होते हुए बाहर आता है ना, Cl- आयन के जो कंसंट्रेशन होते हैं इस सॉल्ट के जस्ट बाहर, वो जो है सो कि अच्छा खासा होता है। आई बात समझ में। तो उससे तुरंत वो रिएक्ट करता है और वो बना लेता है AgCl। क्या बना लेता है, AgCl। जैसे Na+ में है, Cl- में है, तो दोनों कनेक्ट करके क्या बना लेगा, NaCl। आई बात समझ में। तो ये जो
सॉलिड इलेक्ट्रोड से निकल के इलेक्ट्रॉन तो है लूज कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दूसरे हाफ सेल में, लेकिन ये Ag+ में ये सॉल्ट से होते हुए जब बाहर गया तो Ag+ में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लेकिन अब ये Ag+ सोल्यूशन में वो अपीयर नहीं होता, वो ऐसे हो जाता है Ag+, ये जो एक्वस सोल्यूशन में था और वो जो क्लोरीन आयन प्रेजेंट था वहां पे आयन सॉल्यूशन के अंदर, ये जो क्लोरीन आयन प्रेजेंट था, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और ये बना लेते हैं AgCl। क्या बना लेते हैं? ये AgCl बना लेते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, बेरियम सल्फेट, ये सब पीपीटी होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं और शेप होते हैं। जो जब भी ये बनते हैं ना तो इनकी टेंडेंसी होती है सॉल्यूशन में नीचे बैठने की। आई बात समझ में? अगर क्लास 10 में आपने रिएक्शन देखा होगा तो आपको शायद मिला होगा अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो वहां पे जो है सो कि ये सब प्रेसिपिटेट होते हैं, जैसे ही इसका प्रोडक्ट बनेगा ना तो फिर ये नीचे बैठ जाएगा, और अगर ये नीचे सॉल्यूशन में बैठ गया ना तो फिर ये बैटरी हो गई खराब, ये हाफ सेल आपका हो गया खत्म, फिर इसको आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके लिए बहुत सारे अपना वो इंजीनियरिंग की जाती है, वो अलग बात है, मैं उसमें डिस्कशन नहीं करना चाहता। लेकिन होता क्या है ना यहाँ पे कि ये जो Ag+ जैसे ही बाहर निकलता है ना, जैसे ही बाहर निकलता है और Cl आयन का कंसंट्रेशन है वह बहुत ज़्यादा होता है, तो Cl और Ag+ दोनों मिलकर के यहीं पे AgCl बनाते हैं, और वो नीचे गिरने के बजाय ये जो कोटिंग की जाती है ना उसी पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, वहीं पे जाके वो जम जाते हैं, वहीं पे जाके फ्रीज हो जाते हैं, वहीं पे औक्षेप जैसे प्रेसिपिटेट होना है तो नीचे नहीं बैठते, इसी पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसके लिए इंजीनियरिंग की जाती है या जो भी वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और भी उसमें है, लेकिन हमको उस पर नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है, ये प्रेसिपिटेट बनता है, औक्षेप बनता है, लेकिन ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो होते हैं ये नीचे नहीं गिरते, और नीचे गिरेंगे उसके लिए जो भी करना पड़े, लेकिन नीचे अगर गिरेगा तो फिर वो सेल खराब हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि कंप्लीट रिएक्शन क्या हो रहा है, तो आप से अगर पूछा जाए कि बताओ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इस इलेक्ट्रोड का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके आप नहीं बता सकते, इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके नहीं बता सकते। इन दोनों के एडिशन का जो रिजल्ट आएगा उससे आपको बताना पड़ेगा कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ई का वैल्यू वहां से आएगा। आप ना तो इससे बताएंगे ना इससे बताएंगे, क्योंकि सिर्फ ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो Ag+ आपको दिख रहा है सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन आयन, आप इसका कंसंट्रेशन कैसे यूज करोगे, क्योंकि जो जा रहा है वही तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। सोचो, क्या जो जैसे वहां पे क्या था, आप जब जिंक Zn और ZnSO4 सॉल्यूशन आप इस्तेमाल करते हो, वहाँ मेटल मेटल आयन आप हाफ सेल बनाते हो, तो जो Zn2+ के बन के सॉल्यूशन में जा रहा था उसका कंसंट्रेशन आप इस्तेमाल करते हो, और कहते हो कंसंट्रेशन हमेशा कितना रहना चाहिए, 1m का रहना चाहिए। तो वो अगर चेंज होगा तो फिर तो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उस तरीके से सोचो कि यहाँ पे जो Ag+ इधर आया वो क्या हो रहा है, वो तो कंज्यूम हो जा रहा है, और किसके साथ, तो Cl- के साथ वो AgCl बनाया, और इसके अंदर जो ये जो कोटिंग की जाती है उसके ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो जो Ag+ यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो सोल्यूशन में जाके Ag+ कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, नहीं किया ना। ये बात समझ में आ रही? तो जो यहाँ से बन रहा है वो एज ए प्रोडक्ट आपको दिख रहा है रिएक्शन में, लेकिन एज ए प्रोडक्ट है नहीं, वो तो फिर वो गायब हो गया, वो तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। ऐसे चीज को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। बीच में कुछ देर के लिए आप अपीयर हुआ, उसके बाद फिर क्या हो गया, वो यूज हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। तो जब समझोगे फील करोगे तभी, नहीं तो पता लगेगा फिर अपनी मर्जी से सब कहीं काट देते हैं कहीं नहीं काटते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ, बस देखो सही से। अब इसको ऐड करो, पूरा दोनों रिएक्शन को इनको सही से ऐड कर दो, तो क्या बनेगा बताइए। तो Ag सॉलिड, ये Cl- एक्वस, और ये फाइनल क्या दिखा आपको, AgCl सॉलिड, और यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब एक चीज आप सोच सकते हो यहाँ पे कि क्या बोलते हैं, जैसे जैसे इसमें से Ag+ टूट टूट के बाहर आते जाएगा ना, जैसे जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता जाएगा, Ag इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Ag+ बन के सोल्यूशन के अंदर आएगा और Cl- से कंबाइन होगा, तो क्या होगा, इस रॉड का मास क्या होगा, घटेगा। इस रॉड का मास क्या होगा, घटेगा। सोचो घटेगा नहीं घटेगा, इलेक्ट्रोड का मास घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा। Cl- जो आयन इस सॉल्यूशन में है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि क्या क्या हो रहा है, वो भी यूज हो रहा है। अच्छा, किसका मास बढ़ेगा, यहाँ से भी घट रहा है, यहाँ से भी घट रहा है, तो ये जो कोटिंग किया गया है ना उसका मास बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो Ag निकल रहा है और यहाँ से जो Cl कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है, दोनों मिलकर के AgCl बना रहे हैं और इसी पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो ये लेयर और थिक होता जाएगा और मोटा होता जाएगा। आई बात समझ में? और जब रिडक्शन होगा ना तो इसी का प्रोसेस उल्टा होता जाएगा। आई बात समझ में? तो
उस टाइम पे क्या होगा, मतलब इस तरीके से एक बार कह लो कि एक बार ये सेल चार्ज होगा, एक बार क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। सही बात समझ में? ठीक है, तो वो भी देखेंगे कि जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, उसके रिएक्शन क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के कंडीशन में ऐसा होता है, ये रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए। तो इस केस में जो रिएक्शन आपको लिखने हैं, सिर्फ ये रिएक्शन नहीं होता, ये होता है, जस्ट उसके बाद ये होता है, तो दोनों ऐड करके जो रिएक्शन है ये हम लोग यूज करने वाले हैं। तो कोई कह रहा हो कि सर यहाँ बताओ कि समझाओ हमको कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ध्यान से देखो ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। या कोई कंफ्यूज कर जाए कि सर इसमें क्लोरीन आयन का भी कुछ हो रहा है, नहीं भाई क्लोरीन आयन का कुछ भी नहीं हो रहा है। आप बताओ मेरे को, यहाँ पे Cl माइनस में है, यहाँ भी Cl माइनस में है, तो क्लोरीन आयन का कुछ भी नहीं हो रहा है, Cl माइनस का कुछ नहीं हो रहा है, ना तो ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, कुछ नहीं हो रहा है। ध्यान से देख सकते हो, ना क्लोरीन आयन किसी को इलेक्ट्रॉन लिया है ना किसी का दिया है, ध्यान से देख लो, ना किसी से लिया ना किसी को दिया। वो क्या रहा है, Ag यहाँ पर 0 में है, ये देखो यहाँ प्लस में है, तो Ag ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है आपको। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Ag का हो रहा है, सिर्फ सिल्वर, ये जो मेटल है इलेक्ट्रोड है ना, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन आयन का कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो रिएक्शन है फाइनली वो हम लोगों का ये देखने को मिल रहा है। तो इस रिएक्शन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसके हाफ सेल रिएक्शन को, या एनोड अभिक्रिया कह सकते हो, इसको एनोड रिएक्शन कह सकते हो। क्लियर? अब इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं बताइए? तो ऑक्सीडेशन होता है तो हम लोग डबल वर्टिकल लाइन के किधर दिखाते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड दिखाते हैं। सबसे पहले किसको दिखाते हैं, जिसका इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो क्या लिख दें, Ag लिख दें, सॉलिड था तो सॉलिड लिख दें। इसके ऊपर क्या किया गया था, एक AgCl की कोटिंग की गई थी, तो AgCl की एक कोटिंग की गई थी, तो एक वर्टिकल लाइन खींच दें। क्यों? क्योंकि जो कोटिंग किया जा रहा है उसमें और जो रॉड है उसके बीच में एक इंटरफेस तो होगा, तो एक लाइन खींच दो, और उसके बाद कौन आ जाएगा, AgCl, इसकी कोटिंग की गई है। इसके बाद क्या है, इसके बाद तो सॉल्यूशन है, इसके बाद तो सॉल्यूशन में वो डिप किया गया है ना, तो सॉल्यूशन किसका था, Cl आयन का था, Cl माइनस आयन का था। आई बात समझ में? तो Cl आयन का एक और सॉल्यूशन था। आई बात समझ में? जब क्वेश्चन बनेगा तो इसका कंसंट्रेशन आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको दिखने चाहिए कि यहाँ पे Ag लिखा मैंने तो 0, और AgCl लिखा तो क्या दिख रहा है, प्लस। तो ये नहीं कि सर वहां पे तो हम लोग दिखाते थे, बहुत अच्छा लगता था, Zn से Zn2 प्लस ये दिख रहा है, 0 से 2 प्लस में जा रहा है, सर यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। आपको दिखने चाहिए भाई, AgCl एक साथ है, Cl माइनस में है तो Ag प्लस में होगा, ये 0 से प्लस में जा रहा है। अब आप तो Ag प्लस में सिर्फ नहीं लिख सकते, क्योंकि Ag प्लस जाके Cl से कंबाइन होकर के AgCl बना ले रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका वो है, तो इसलिए आप Ag प्लस सिर्फ नहीं दिखा सकते। ये कारण है कि आप यहाँ AgC लिखोगे। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन क्लोराइड आयन का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, हर बात क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन हुआ और ये हम लोगों का निरूपण हुआ, उसका ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। क्लियर? आगे, यदि यह अर्धसेल किसकी तरह, कैथोड की तरह कार्य करे, तब अर्धसेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? देखिए अब थोड़ा समझते हैं फिर। तो जो प्रोसेस होता है उसको समझोगे तो रिएक्शन खुद ब खुद आप लिख लीजिएगा। प्रोसेस जो हो रहा है उसको नहीं समझिएगा तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा कि ये रिएक्शन होता है, फिर याद करने के अलावा कोई चांस नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस अब रिडक्शन होता है तो क्या होता है, तो रिडक्शन में जो मेटल मेटल एंड हाफ सेल था उसको याद करो क्या होता था। जो Cu2+ था वो रॉड पे जाता था, इलेक्ट्रॉन को गेन करता था और जाके डिपॉजिट हो जाता था, जमा होता था। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब इसी चीज का रिवर्स होता है कि जो Ag यहाँ सॉल्यूशन में आ रहा था ना Ag+ के फॉर्म में कन्वर्ट करके, अब सॉल्यूशन से जो Ag+ होता है वो जाता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो पहला तो यही होता है, तो हम लोग पहला रिएक्शन यही लिखेंगे कि जो Ag+ होता है जो सॉल्यूशन में एक और सॉल्यूशन में था वो जाता है और किसी इनोड वाले इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसको गेन करता है और वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उस पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इतना ही फिर ये रिएक्शन नहीं रह जाता, क्यों? क्योंकि ये Ag+ गया कहाँ से,
सॉल्यूशन से। अगर ये सॉल्यूशन से Ag+ गया तो सॉल्यूशन में Ag+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, Ag+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और Ag+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ये जो सॉल्यूशन है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, इसमें और आयन डिसॉल्व होंगे, और चीजें घुलानी पड़ेगी। तो ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, इसकी जो कोटिंग रहती है, जो AgCl का था, ये जो पहले डिपॉजिट हो रहा था ना, अभी क्या होगा, ये इसके अंदर आके डिसॉल्व होंगे। आई बात समझ में। तो ये जो AgCl होता है, ये जो आपका AgCl होता है ना, जो ये प्रेसिपिटेट जो उस पर जमा रहता है, ये आपका डिसॉल्व होता है, और ये Ag एक्वस और Cl- एक्वस, ये कुछ इस तरीके से डिसॉल्व होते हैं। आई बात समझ में। तो अब देखो तो क्या ये वाला Ag+ एक्वस और ये वाला Ag एक्वस हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे, सोचो, मैं समझाता हूँ फिर से। ये कहा था, जो कोटिंग थी उसमें था, जब ये सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है तो Ag+ Cl- में टूट रहा है, और सॉल्यूशन से ही Ag+ तो इलेक्ट्रॉन गेन करने इलेक्ट्रोड पे जा रहा है और सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर जा रहा है। ये तो वही है ना सॉल्यूशन वाला। नहीं समझ में आया, अरे बोलो। तो ये वाला क्या कर सकते हो आप, कैंसिल आउट कर सकते हो। और अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या रिएक्शन दिख रहा है, AgCl सॉलिड प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट किस में कर रहा है, Ag सॉलिड। आई बात समझ में। और प्लस Cl- एक्वस। आई बात समझ में। तो क्या लग रहा है, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है या रिडक्शन का, देखो ठीक से, रिडक्शन है। यहाँ Ag+ में है, यहाँ किस में चला गया, 0 में है। आई बात समझ में। और यहाँ पे आप देख लो तो क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर रहा है, और Cl- भी है, यहाँ भी है, यहाँ Cl- में ही है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। और एग्जैक्टली देखोगे ना तो ये रिएक्शन देखो रिडक्शन वाला, और ये आप रिएक्शन देखो ऑक्सीडेशन वाला, दोनों एक दूसरे के बस ऑपोजिट दिखेंगे, एक दूसरे के रिवर्स दिखेंगे। जो इधर दिख रहा है ना Ag सॉलिड Cl- एक्वस, वो इसमें इधर दिखेगा, और जो उधर रिएक्टेंट दिख रहा है ना इसमें, वो इसमें प्रोडक्ट दिखेगा। देखो ठीक से, आई बात समझ में। और होना यही चाहिए, जब भी आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन लिखते हो ना, और रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन लिखते हो, तो दोनों के जो रिएक्शन होते हैं एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसका फिर रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो कैसे करेंगे बताइए, यहीं पे कर लेते हैं। कैसे रिप्रेजेंटेशन इसका होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ बना सकते हैं, क्या बताइए, डबल वर्टिकल लाइन बना दिया जाए। ये रहा डबल वर्टिकल लाइन, और इसके इधर लिखना है, तो शुरू कहाँ से करें बताइए, सॉल्यूशन शुरू करें। तो सॉल्यूशन में क्या है बताओ, वो Cl- आयन, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, AgCl की कोटिंग थी, और उसके बाद किसका इलेक्ट्रोड है, Ag का इलेक्ट्रोड है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। क्वेश्चन में इसका कंसंट्रेशन दिया होगा तो कंसंट्रेशन यूज करेंगे। आई बात समझ में, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे करेंगे, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो वैसे करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं ना, इस हाफ सेल के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा आपको बारीकी से ध्यान देना है। वो कैसे करते हैं, देखो जैसे हम लोग डैनियल सेल के केस में क्या लिखते थे, ऐसे Zn2+ में जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऐसे लिखते थे हम लोग। तो आपको याद है कि इसका जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा करते थे स्टैंडर्ड कंडीशन में, E0, उसको या तो या ई ऑक्सीडेशन ऐसे लिख दो, तो यहाँ से तो खुद ही समझ में आ जाता है कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। इसी को लिखने का एक और तरीका था, वो क्या था बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, EZn2Zn2+। आई बात समझ में। तो एक तरह से देखो ना, तो ये आपको पता है क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और ये फाइनल क्या दिखेगा, प्रोडक्ट, कि मतलब कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है। आई बात समझ में। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन को। इसको रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन जब हो रहा है और उसके इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिखाना है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो आप लिखोगे E0। और अगर ऑक्सीडेशन दिखाना है तो इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, ये रिएक्टेंट है। तो Ag और Cl- ये दोनों रिएक्टेंट है,
तो इन दोनों को आप ऐसे लिखेंगे Ag कॉमा Cl माइनस ऐसे, और यहाँ पे जो है सो कि ये सिंगल वर्टिकल लाइन और ये आपका क्या हो गया AgCl प्रोडक्ट। तो हो सकता है आपको इस Cl माइनस से लेके कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं बार बार उधर बोल भी रहा था कि Cl माइनस आयन का कुछ नहीं हो रहा, Cl आयन का कुछ नहीं हो रहा। यहाँ भी ये माइनस में है, यहाँ भी ये माइनस में है, देख सकते हैं आप। यहाँ Ag किस में है, 0 में है, यहाँ किस में है, +1 में। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही बता रहा है, बस थोड़ा सा देखने का आपको नजरिया चाहिए। और ये नॉट लगा तो एस्टनर कंडीशन में हो गया। तो ई नॉट Ag कॉमा Cl माइनस टू AgCl, ये क्या बताएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। क्या बताएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए मैंने क्या लिख दिया, ये बताएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई बात समझ में। इसी तरह सोचो कि अगर रिडक्शन वाला दिखाना होता तब कैसे दिखाते, हम्म। तो इसी तरीके से आप रिवर्स कर दोगे, ई नॉट ही लगाओगे, तो जो प्रोडक्ट है वो पहले लिखा जाता है। जैसे वहां हम लोग Cu2 + 2Cu लिखते थे, आई बात समझ में। तो यहाँ पे पहले क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे AgCl, इसमें Ag प्लस में है, और बाद में क्या लिख देंगे, बाद में लिख देंगे क्या, ये जो, अब ये आगे पीछे आप कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इससे आप कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक ना। AgC लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या लिख दो आप, Ag कॉमा Cl आयन। हाँ, Cl पे माइनस लगाना जरूरी है, ये मत छोड़ देना आप, नहीं तो पता लगेगा कि फिर इसका भी कुछ हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, इसको आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे AgCl आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर आपको पता है कि अगर ये 0 है तो फिर ये प्लस में जा रहा है, तो फिर ऑक्सीडेशन ही मानेंगे। आई बात समझ में, तो इससे कुछ ये नहीं लेना देना है। तो ये किसको बता रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है आपको, और नॉट लगा है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में है। अब यहाँ पे इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ये जो आप सेल रिप्रेजेंटेशन दिखा हो ना, कि जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐसे, रिडक्शन हो रहा है तो ऐसे, हाफ सेल को रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, यहीं पे मैं कर भी देता हूँ आपको, इनको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ई नॉट, और ये जैसे जैसे लिखे हैं ना वैसे आप लिख दो, जिस तरीके से लिखा गया वैसे लिख दो बस। Ag फिर क्या है, AgCl, और फिर क्या है, Cl माइनस, ऐसे लिख दो, कुछ नहीं करना। देखो कितना सरल है, नहीं लग रहा है कि 0 से प्लस में जा रहा है। तो ये कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बता रहा है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। आई बात समझ में। एक तो मैंने वो तरीका बताया जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो अभी तक लिखते आ रहे थे, लेकिन अभी हमने ऑब्जर्व नहीं किया था, ऐसा बोला नहीं कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट लिखा जाता है, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि हमेशा इधर रिएक्टेंट रहता है, ऑक्सीडेशन में इधर प्रोडक्ट, या रिडक्शन होता है इधर रिएक्टेंट रहता है, इधर प्रोडक्ट, बस यही देखना है। आई बात समझ में। और एक मैंने बोला कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से आप ये लिख सकते हो। आई बात समझ में। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐसे दिखा सकते हो, रिडक्शन हो रहा है तो आप ऐसे दिखा सकते हो। इसका ई नोट कैसे दिखा सकते हो, सिंपल है, करो, क्या करोगे बताओ। इसका ई नोट कैसे दिखाएंगे, ई नोट क्या लिखेंगे, Cl माइनस ये AgCl टू Ag। हाँ, एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी AgCl Cl माइनस या ऐसा आ जाए, Ag Br माइनस, AgI माइनस, इस तरह का जब भी आ जाए केस ना, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये कौन सा हाफ सेल है। आई बात समझ में। ये मेटल मेटल एस्पिरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्ट हाफ सेल है, ये ध्यान रखना। तो कहने का ये मतलब है कि आपको ये जो सेल रिएक्शन दिखाई दे या इस तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाई दे, तो इन सब से आपको पकड़ में आना चाहिए कि ये कौन से हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है, कौन से हाफ सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। आई बात समझ में। देख के आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि हमने 4 टाइप के हाफ सेल पढ़ने थे, चारों हमने पढ़ लिए। आई बात समझ में। अगर कहीं कोई सेल रिएक्शन लिखा है, कहीं कहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तो उस रिप्रेजेंटेशन से आपको पता चल जाना चाहिए कि 4 में अगर हमने हाफ सेल पढ़े हैं तो ये किस टाइप के हाफ सेल के बारे में कह रहा है, किस टाइप का हाफ सेल है ये। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जो है सो कि ये खत्म हो गया। तो आप लोग बेसिकली इसको जो है सो कि इन दोनों को एक साथ करोगे और इन दोनों को एक साथ नोट करना।
मैंने वहीं पे लिख दिया है, आप नीचे भी कर सकते हो, कर लो। हेडिंग लगा सकते हो कि इलेक्ट्रोड व्यूहों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड व्यूहों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इन दोनों को एक साथ लिख लो आप, और इन दोनों को एक साथ लिख लो।